नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम है मिली जवेरी। मैं एक पेरेंटिंग और मॉमी ब्लॉगर हूँ। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है बायोलॉजिकल मॉम। आज मैं आपसे ये लाइव सेशन में अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करने आई हूँ। मैं यहाँ कोई आपको ज्ञान या कुछ बांटने नहीं आई हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आज शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बायोलॉजिकल मॉम। तो वहाँ से शुरू करते हैं मेरी जर्नी इनटू द ब्लॉगिंग वर्ल्ड। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ये ब्लॉगिंग कैसे चालू की। ये सबसे ज़्यादा लोग मुझे पूछते रहते कि ब्लॉगिंग में आपने ब्लॉगिंग लाइन कैसे सिलेक्ट की। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि मैंने ये ब्लॉगिंग करना है वैसे कुछ सोचा नहीं था। जैसे आप आई डोंट नो, अगर आप जानते हो, मेरा एक 2 साल का बेटा है जिसका नाम है आरिफ। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए सिलेक्ट किया था कि मैं उसकी सब मेमोरीज इकट्ठा करना चाहती हूँ, कि कोई एक प्लेटफॉर्म पे रखना चाहती हूँ सब मेमोरीज, जो वो बड़ा होके मेरे को बताए, मैं उसको दिखा सकूँ कि जो फर्स्ट टाइम उन्होंने से आइसक्रीम टेस्ट किया था या फर्स्ट टाइम उन्होंने लेमन टेस्ट किया था, वो सब के रिएक्शंस मैं उसके सेव करना चाहती थी एक प्लेटफॉर्म पे। इस रीज़न से मैंने ये प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया था इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं उसकी सब मेमोरीज स्टोर कर पाऊँ। और धीरे धीरे मैं वहाँ पे सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगी। मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करने लगी। जैसे कि मैं उसके लिए कौन से बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, कौन सा बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, ये सब मैं रिव्यू करने लगी। और धीरे धीरे करके दूसरे मदर्स थे, वो भी मेरे प्रोडक्ट्स जो मैं रेकमेंड करती थी वो यूज़ करने लगे और मेरे को रिव्यूज़ देने लगे कि ये आपका रेकमेंडेशंस बहुत अच्छा था, हम लोग को काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ। इसी रीज़न की वजह से मेरा ये ब्लॉगिंग में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा के अच्छा मैं अगर किसी को हेल्प कर सकूँ तो मैं क्यों ना उन्हें हेल्प करूँ। क्योंकि मैं भी ये एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने देखा था कि जब भी मैं प्रेग्नेंट थी, मैं इंस्टाग्राम पे या मेरे फ्रेंड्स को हमेशा पूछते रहती थी कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आपने ये चीज़ कहाँ से बाय की है, ये प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं। तो ये जब भी मैं खुद एक्सपीरियंस करने लगी, तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं ही वो पर्सन बनूं जो सबको हेल्प कर सके या उन्हें अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, ताकि एक वन पॉइंट कांटेक्ट पर्सन बन सके कि जो मेरे साथ शेयर कर सके कि करेंटली मैं ये सिचुएशन फेस कर रही हूँ, आपने ये सिचुएशन कैसे हैंडल की थी। इसी रीज़न की वजह से मैंने ये ब्लॉगिंग वर्ल्ड में कदम रखा था। ये है मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, आप प्लीज़ मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ बायोलॉजिकल मॉम। और मैं कह सकती हूँ आज प्राउडली कि जो इंस्टाग्राम पेज पे जहाँ मेरे कुछ 1000-2000 फॉलोअर्स थे, आज मेरे वहाँ पे 70,000 फॉलोअर्स है, जिसकी वजह से आज मुझे इतना उनसे इतना एंकरेजमेंट मिल रहा है कि मैं नए नए उनको अपने डिफरेंट पेरेंटिंग हैक्स और ट्रिक्स के बारे में वहाँ पे जानकारी देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट हम लोग का आज का कॉन्वर्सेशन। आज मैं थोड़े टॉपिक्स जो सिलेक्ट करने वाली हूँ, जैसे आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देखेंगे, मैंने कई एक्सपर्ट से बात किया है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है। मैं उन सब से बात करती हूँ, उनके साथ लाइव सेशंस करती हूँ ताकि दूसरी मदर्स को हेल्प मिल सके। तो आज मैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो टच करने वाली हूँ वो है प्रीनेटल न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ दिस प्रीनेटल न्यूट्रिशन? क्या है? जो 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में हमेशा मदर्स वरिड रहती है कि मुझे राइट चीज़ खानी है, जिससे मैं ना वेट पुट ऑन, एक्स्ट्रा वेट ना पुट ऑन करूँ, कि मेरे को ऐसा कुछ खाना है जिससे मेरे को एसिड रिफ्लक्स ना हो, मुझे खाने में रात को कभी नींद नहीं आती बिकॉज ऑफ जो खाना आप खाते हो। तो मेरी एक एडवाइस है जो मैंने फॉलो की थी मेरे प्रेगनेंसी जर्नी में। हमेशा हम लोग 4 मील्स लेते हैं, जैसे है ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर। तो ये 4 मील्स को मैं 8 मील्स में डिवाइड कर देती हूँ, ताकि ब्रेकफास्ट आप ब्रेक कर दो। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कभी भी लिक्विड ना पिए। आप स्टार्ट कर सकते हो एक ब्रेड टोस्ट या कोई भी सॉलिड फूड से, जिससे आपको जो नॉशियाटिक फीलिंग है वो इमीडिएटली आप कंट्रोल कर सकेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट ये एक चीज़ है जो मेरे लिए काफ़ी वर्क की है,
वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो मैं इंस्टेड ऑफ 4 मील्स मैंने अपने मील्स 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, जिससे एवरी 2 आवर्स मैं कुछ ना कुछ स्मॉल मील्स खाती थी। इंस्टेड ऑफ 4 बिग मील्स आप 8 स्मॉल मील्स ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करें अपने डाइट में। जैसे कि दिन में मैं एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंट फ्रूट्स खाती थी। उसका बेनिफिट मैं आज अपने बच्चे में देखती हूँ कि वो भी काफ़ी ये फ्रूट से फॉन है, वो हर एक डिफरेंट फूड ट्राई करना, फ्रूट्स डिफरेंट ट्राई करना चाहता है। सो ये फ्रूट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम फ्रूट आप जो चीज़ दूसरी इन्वॉल्व कर सकते हैं वो है हाई प्रोटीन मील्स, जैसे सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। आप उसका एक मुखवास जैसा हम बताते हैं, जैसे मुखवास एक स्मॉल आप बाजू में रख सकते हैं। कभी भी आपको ऐसे नौशिया फील होए आप इमीडिएटली वो खा सकते हैं। सो ये है प्रीनेटल न्यूट्रिशन लिटिल बिट जो मैं आपको बता सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम प्रीनेटल न्यूट्रिशन आता है प्रीनेटल फिटनेस। प्रीनेटल फिटनेस जैसे हम बताते हैं, काफ़ी मदर्स ऐसे बोलती है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि आप फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल। उसमें आप ज़्यादा कुछ वॉक्स और वो सब शायद ना कर पाए, क्योंकि वो डॉक्टर्स भी अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि वो 3 मंथ्स आपको बहुत ही केयर करना है अपने लिए। पर जब भी आपको गायनेक परमिशन दे कि आप अभी वॉक्स चालू कर सकते हैं, तो वो आप इमीडिएटली वॉक्स चालू कर दीजिए। दिन में एटलीस्ट 1 आवर वॉकिंग इज अ मस्ट। ये मैंने भी फॉलो किया था फुल, लाइक आफ्टर 3 मंथ्स टिल माई डिलीवरी, एवरी डे 1 आवर वॉक कंपल्सरी। अपार्ट फ्रॉम वॉक मैं करती थी वो था प्रीनेटल एक्सरसाइजेस। प्रीनेटल एक्सरसाइजेस के काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। अभी ये कोविड के सिचुएशन में शायद आप बाहर जाके ना कर सको, पर काफ़ी सभी ऑनलाइन क्लासेस है जो आप कर सकते हैं जूम पे। तो आप वो प्लीज़ करें, ऑफकोर्स किसी के गाइडेंस के अंडर। तो ये एक्सरसाइजेस आपको क्या हेल्प करेंगी, आपको हमेशा एक्टिव रखेंगी ये एक्सरसाइजेस। और ये अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजेस उसमें आप कवर कर सकते हैं योगा, मेडिटेशन, जो आपको हैप्पी रख सकते हैं आपके मूड में, या आपको जो डिफरेंट नेगेटिव थिंकिंग शायद हो सकती है। अभी कोविड सिचुएशन में मैं जानती हूँ काफ़ी मदर्स है वो ऑलवेज वरीड रहती है कि डिलीवरी कैसे होगी, हॉस्पिटल्स की सिचुएशन कैसी होगी। तो ये सब आपको ना सोच के ये टाइम आपको अपने लिए देना है, अपने बच्चे के लिए देना है, जहाँ आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कर सके थ्रू मेडिटेशन। तो ये प्रीनेटल एक्सरसाइजेस भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं एक फिटनेस बैकग्राउंड से हूँ, जैसे कि आप शायद नहीं जानते हो, मैं खुद एक कोरियोग्राफर रह चुकी हूँ। तो मैं हमेशा वर्कआउट्स और वो मैं हमेशा इंटरेस्ट रखती थी। तो मेरे लिए ये वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और एक चीज़ जो मेरे माइंड में हमेशा थी वो था कि मैं ट्राई करूँगी जितना भी पॉसिबल हो सके मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने सभी चीज़ की है। वर्कआउट्स मैं लास्ट दिन जब तक मैं लेबर रूम में गई तब तक मैं अपना वो डक वॉक्स करती थी। मेरे हस्बैंड की हेल्प से मैं लिटरली लेबर रूम में डक वॉक्स कर रही थी। और मेरी गायनेक आई और शी इज लाइक अभी आप बंद कीजिए, आपका अभी लेबर का टाइम हो गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना डेडिकेटेड रहेंगे अपने एक्सरसाइजेस के लिए उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इवन वर्किंग मॉम्स, आपको वर्क छोड़ के घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने एक्टिव रहेंगे उतना ही आपका डिलीवरी का फेज स्मूथ और सिंपल होगा। तो ये हुआ मेरा प्री प्रेगनेंसी की जर्नी। अभी लेते हैं बात अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी, लाइक पोस्ट डिलीवरी के बारे में। पोस्ट डिलीवरी का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज जो हम एंटर करते हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग। और जैसे कि आप जानते हैं आज का ये एंटायर प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है वो है पहले माँ। ये जो ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म मुझे दिया है ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 के वजह से मैं इतनी हैप्पी हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक चीज़ ऐसी है कि मैंने ट्राई किया था कि मैं अपने बच्चे को डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग करूँगी। पर आज के टाइम पे ऐसे कई मदर्स है जो इश्यूज फेस करते हैं, जैसे लैक्टेशन प्रॉब्लम है या बच्चा लैच नहीं कर पाता है, ये प्रॉब्लम से भी गुजरते हैं। तो आपको कोई डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी चीज़ के सल्यूशन हो सकते हैं। जैसे अगर कोई बेबी लैच नहीं कर सकता है तो आप क्या कर सकते हो, आप डेफिनेटली एक्सप्रेस कर सकते हो, और आप इधर वाटी चम्मच या बॉटल
जो भी है वो यूज़ करके आप उन्हें अपना ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। जो मदर्स लैक्टेशन प्रॉब्लम से गुजर रही है उनके लिए भी देयर आर सॉल्यूशंस, जैसे सतावरेक्स टैबलेट्स है, लैक्टेयर टैबलेट्स है, ये सभी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पीडियाट्रिशियन या गायनेक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी डेफिनेटली आपको रेकमेंड करेंगे। ये सिर्फ सप्लीमेंट्स है जो आपका लाइक मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे, सो देयर इज नो हार्म। आप डेफिनेटली ये सब चीज़ें ले सकते हैं जिससे आप मिल्क फ्लो आपका बढ़ा सकते हैं। पर ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी मदर्स ये नोशन में हो जाती है कि अच्छा मुझे कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीड करना है, क्या मुझे 6 महीने ही ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, 1 साल ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, या 2 साल ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि आपके लिए आपको जो ठीक लगे उतना टाइम आप ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए। आज मेरे खुद के फ्रेंड्स है जो 3 महीने ब्रेस्ट फीड किया है, वहाँ पे कोई मदर्स है जो 6 महीने ब्रेस्ट फीड किया है, कोई मदर्स है जिन्होंने 2 साल तक भी ब्रेस्ट फीडिंग किया है, पर वो ये उनका खुद का डिसीजन है। तो ये आप मत भूलिए, आप अपना खुद का आप ऐसे में बोल सकते हो गो विद द फ्लो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 साल तक भी ब्रेस्ट फीड करना है, 2 साल भी ब्रेस्ट फीड करना है, आप बेशक कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जो आपको सूट होए वो आप कर सकते हो। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल बोलूँगी, मैंने जब भी सेमी सॉलिड्स स्टार्ट किया था आरिफ के साथ, मैंने देखा कि वो सेमी सॉलिड्स में वो ज़्यादा खुश था, वो ज़्यादा अच्छे से सो पा रहा था, ताकि उसके शायद वो जो वो नीड्स थे, वो ब्रेस्ट मिल्क से फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको उससे वीन ऑफ करके वो कंप्लीटली सेमी सॉलिड्स पे शिफ्ट हो गया, लाइक बाद में वो सॉलिड्स पे शिफ्ट हो गया। तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग की फॉर 10 मंथ्स। तो इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम, आपके हिसाब से आपको जो सूट हो सकता है आप वो कर सकते हैं। जैसे इसमें फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट या सपोर्ट बहुत ही नेसेसरी है। जैसे हस्बैंड्स है, उन्हें बहुत ही सपोर्टिव होना पड़ता है, क्योंकि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर इमोशनली या मेंटली भी स्टेबल या सेन होने की आवश्यकता है। जैसे आप कोई भी मदर्स को देखेगी जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उन्हें हमेशा ये एक मदर जो डिलीवरी से गुजर के निकलती है, वो काफ़ी बॉडी फिजिकल और मेंटल चेंजेस से गुजरती है, जो एक मदर ही समझ सकती है। तो ये टाइम पे अगर हस्बैंड उन्हें सपोर्ट नहीं करे तो ऑल द मोर वो डिप्रेस हो जाती है, और ये डिप्रेशन के वजह से स्लोली एक जो टर्म है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो स्लोली कभी उसमें स्लिप हो जाएगी, आपको वो भी ध्यान नहीं आएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है फैमिली का सपोर्ट, कि वो समझ सके कि अच्छा ये ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स कर रही है वो हम उन्हें कैसे खुश रखें, कैसे उनका मूड बूस्ट कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ मेरे हस्बैंड की, तो वो मुझे हमेशा जब भी मेरा ब्रेस्ट फीडिंग मैं कर लेती थी तो वो मुझे मेरा फ्री टाइम देते थे, तो इमीडिएटली वो आरिफ को मेरे से लेके वो अब उन लोग फैमिली के साथ उसको खेलने देते थे, और मेरे को बोलते थे आपको अभी जो देखना है, आपको खुद के लिए जो सेल्फ केयर के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए तो आप वो कर सकते हो। तो ये एक मेंटली बहुत ही सपोर्ट, ये बोलते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था मेरे फैमिली ने। लकीली मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ जहाँ वो मुझे बहुत ही एंकरेज करते हैं ये सब करने के लिए, कि ताकि आज मैं ये प्लेटफॉर्म तक पहुँच पाई हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फैमिली कैसे आपको सपोर्ट कर सकता है। एक स्मॉल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली भी आपको मेंटली इतना स्टेबल कर सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग की हम लोग ने बात की, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आता है न्यूट्रिशन। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी जैसे हम बोलते हैं पोस्ट डिलीवरी न्यूट्रिशन, पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन जो बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स है उन्हें ऐसा फूड खाना है जिसके वजह से उनका मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट हो पाए। सो जैसे मैं बोलती हूँ, आई एम श्योर सब लोग ही ये एक्सपीरियंस किया होगा कि इमीडिएटली शादी के बाद सब मदर्स को बोलते हैं कि आपको ये लड्डू खाना चाहिए, आप घी वाली रोटी खाओ, आप मेथी के लाडू खाओ। ये सब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। लिटरली मेरी डिलीवरी रूम से मैं घर में जब भी आई फॉर 1 वीक, मैं भी ये किसी चीज़ को ना नहीं बोल सकी, मैंने ये सभी चीज़ खाई और वो मेरे बॉडी को बिल्कुल नहीं सूट की। तभी मैं अपने डॉक्टर के पास गई उसका सोल्यूशन निकालने, तो डॉक्टर ने इमीडिएटली मेरे को पूछा आपने अपने डाइट में क्या चेंजेस किए हैं। तो मैंने बोला कि ये चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि
आई वुड सजेस्ट, अगर ये चीज़ आपको नहीं सूट कर रही है तो आप इमीडिएटली वो स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि अगर आप ये लड्डू और वो नहीं खाएंगे तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएंगे। वो एक सप्लीमेंट है ताकि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी क्वांटिटी बढ़ सके, पर अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो आप क्यों ना वो नेचुरल तरीके से जो आपकी बॉडी को सूट करता है, जिनकी बॉडी ये सब लड्डूज और वो ले सकती है, बेशक आप वो कंटिन्यू करें, मैं उसके लिए ना नहीं बोल रही हूँ, पर मैं बोल रही हूँ वो मदर्स के लिए जो ये सब उनकी बॉडी को नहीं सूट कर रहा है। तो आप ये मत सोचे कि ओ अभी ये नहीं मेरे को सूट हो रहा है, अभी मैं ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कर सकती हूँ। तो आप ये सब जो एक्स्ट्रा घी और वो सब भी अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मेरे को नहीं सूट किया तो मैंने ये स्टॉप कर दिया था। तो ये बात हुई हमारी पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन की। अभी बढ़ते हैं आगे। जैसे हम बोलते हैं पोस्ट नेटल फिटनेस। पोस्ट नेटल फिटनेस आजकल की मॉम्स वैसे भी बहुत ही कॉन्शियस है, वो हमेशा ध्यान रखती है कि वो सभी को अपने प्री प्रेगनेंसी वेट में बाउंस बैक होना है जितना जल्दी हो सके। तो उसके लिए एक स्मॉल टिप है, आप जैसे ही आपका ब्रेस्ट फीडिंग, इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को बोलते हैं एटलीस्ट 3 to 6 months टू अवॉइड एनी हैवी एक्सरसाइजेज, जैसे कि आप HIIT ट्रेनिंग है या जिम्स है, ये सब अवॉइड कर सकते हैं। पर आप अपना रेगुलर वॉक, योगा, ये सभी चीज़ें चालू कर सकते हैं। जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो आफ्टर 4 months, मेरे ब्रेस्ट फीडिंग का 4 months जैसे ही कंप्लीट हुआ, मैं योगा क्लासेस के लिए जाती थी। स्लोली स्लोली मैं एडवांस किया योगा में भी, जहाँ पे मैं पावर योगा कर रही थी। जो पावर योगा इज इम्पॉर्टेंट जब भी आपको अपने कोर स्ट्रेंथ बनानी है। कमिंग फ्रॉम अ कोरियोग्राफी डांसर बेस, मैंने सडनली ऐसे महसूस किया था कि मैं अपने कोर को फील ही नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैंने योगा अप्रोच किया कि योगा से मैं पहले अपनी कोर स्ट्रेंथ ठीक करना चाहती थी, कोर स्ट्रेंथ बनाना चाहती थी। और स्लोली एंड ग्रेजुअली विथ वॉक्स, डाइट और सभी चीज़ करके HIIT ट्रेनिंग तब तब वो भी मैंने की है, HIIT ट्रेनिंग। उसके बाद आज मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपने प्री प्रेगनेंसी वेट में बाउंस बैक हो चुकी हूँ। तो ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि मेरा प्रेगनेंसी वेट गेन था 14 केजीज मैंने गेन किया था। और जो पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी इमीडिएटली मैंने सिर्फ 3 केजीज रिड्यूस किया था। आई वॉज स्टिल 11 केजीज अप, जो मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली विथ वॉक्स, डाइट, योगा और HIIT ट्रेनिंग से रिड्यूस किया। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आई फील सब लोग को अवेयरनेस एटलीस्ट होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है सभी मॉम्स इमीडिएटली ये वर्कआउट्स कर सके, बट देर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप 1 साल 2 साल के बाद भी अपने प्री प्रेगनेंसी वेट में बाउंस बैक करेंगे। पर आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, इज़ इट हेल्थी, आप क्या कौन सी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। और स्पेशली जैसे मैं बोलती हूँ अपना नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेट, सो डाइट बेसिकली सभी के लिए सेम ही है। आप जो रेगुलर खाते हैं आप वही कंटिन्यू कर सकते हैं, पर आप क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं एक मेरा एग्जांपल दूंगी, जब भी पोस्ट डिलीवरी इमीडिएटली तो मैं कुछ डाइट नहीं कर सकी, उसके बाद में भी आपका बॉडी इतना यूज टू होता है सब क्वांटिटी से। तो एक चीज़ जो मैंने फॉलो की थी वो है डाइट क्वांटिटी कंट्रोल। जैसे अगर मैं बोल सकूं कि मैं एक पूरा पिज्ज़ा खा सकूं, मेरी दैट इज़ माय कैपेसिटी, तो मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने वो फुल पिज्ज़ा से मैं हाफ पिज़्ज़ा खाने लगी। सो वो सभी चीज़ के वजह से मैं काफ़ी डाइट कंट्रोल अपना कर सकी और इट हेल्प मी कि मैं बाउंस बैक कर सकूं अपने वेट में। तो बट वेट इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न, वो इवेंचुअली आप वो वेट में बाउंस बैक करेंगे। आपको फिलहाल अपने बेबी के साथ वो मोमेंट्स जो है वो एंजॉय करने हैं। डोंट बी, क्योंकि काफ़ी सब मदर्स वो स्टिग्मा में हो जाते हैं कि अभी ये मेरा एक बैच लग जाता है कि ये मदर है उसके लिए उसका टमी बाहर है, ये मॉम है उसके लिए उसका इतना वेट गेन हुआ है। आप ये सब को कॉन्शियस ना होए ये चीज़ों से, और आप ट्राई करिए कि आप जितना भी हो सके अपना रूटीन डेली वर्कआउट और जितना जो कर सके घर पे वो प्लीज़ कंटिन्यू करें। अभी लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बोलूँगी वो है
हाँ, अभी लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक इज पेरेंटिंग ट्रिक्स एंड हैक्स। बीइंग अ फर्स्ट टाइम पेरेंट, इवन हम लोग ने ये महसूस किया है, मैं और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया था कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है आरिफ के लिए जहाँ पे वो खुश होके अपना इनोसेंस ना लूज करके वो सीख सके कुछ। जैसे अभी तो फिलहाल स्कूल्स और वो सब बंद है और आरिफ अभी ये मंथ में 2 इयर्स का होने वाला है, तो तभी हम लोग ने डिसाइड किया था हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम उसको हंसते खेलते हम उससे नॉलेज दे सके कुछ अच्छा। कुछ हमेशा हम लोग की ट्राई रहती थी एज अ फैमिली कि कोई भी उसके साथ बात करता हो वो हमेशा कुछ ना कुछ उसको नॉलेज दे सके। जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी देखेंगे, आप शॉक हो जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी ऐसी चीज़ें करता है अभी जो इट्स इम्पॉसिबल और रादर शॉकिंग, जो एक 2 ईयर ओल्ड एज का लड़का ये सब चीज़ें कर सकता है। जैसे आप देखेंगे हम उसे इंडिपेंडेंट बनाने की ट्राई कर रहे हैं, हम उसे कोई चीज़ के लिए ना नहीं बोलते। अगर वो बोलेगा मम्मा मुझे झाड़ू निकालना है, हम उसके हाथ में झाड़ू देंगे। वो बोलेगा मम्मा मुझे कुकिंग करना है, हम उसके साथ पैनकेक्स बनाएंगे, मिल्क शेक्स बनाएंगे, जो उसका इंटरेस्ट है। क्योंकि ये सब चीज़ में हमें नहीं रियलाइज होता है पर उनकी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल्स है, ये सब डेवलप हो रहे हैं। जैसे कभी एक बच्चा जैसे पिकअप करता है एक ग्लास और पोर करता है, इट्स नॉट ईजी। हमें लगता है ये बहुत सिंपल है पर एक बच्चे के लिए ये सब सिंपल नहीं है। तो आपको डेफिनेटली ये सब चीज़ में भी उन्हें इन्वॉल्व करना करना अच्छी चीज़ है। जैसे काफ़ी मदर्स मुझे मैसेज करती है कि हम करेंटली ये सब सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में हमारे लिए हाउस हेल्प कुछ नहीं है, तो हम अपने बच्चे के साथ कैसे इन्वॉल्व हुए। तो ये सब मदर्स को मैं एक ही चीज़ बताती हूँ, मैं एक चीज़ जो प्रैक्टिस करती हूँ, अगर मैं किचन में हूँ मैं अपने बच्चे को भी किचन में रखूँगी। अगर मैं पीस फूल रही हूँ तो मैं उन्हें भी दूंगी और बोलूँगी क्यों आप भी ना मटर छीलें। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर ये कभी उनको यूज़फुल होगी आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानती हूँ। ये सब चीज़ें उनकी फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स पे वर्क करती है। तो आप पेरेंटिंग हैक्स के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी कि हमेशा आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहे, जितना हो सके उनके साथ। जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हो ऐसे कॉन्वर्सेशन करें जैसे आप किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हो। और इन फ्यू प्रॉब्ली 1-2 वीक में आप देखेंगे वो ग्रेजुअल चेंज वेयर वो भी आपके साथ बात करने लगे, वो भी आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने लगेंगे, वो भी एक्सप्रेस करने लगेंगे कि क्या उन्हें फील हो रहा है। जैसे मैं अपने बच्चे से कभी भी बात करती हूँ तो एक जन उसके साथ इंग्लिश में बात करता है, मेरे हस्बैंड उससे कोई और लैंग्वेज में बात करते हैं, मेरे सर्वेंट्स जो हेल्प है हाउस हेल्प वो भी उसके साथ बात करते हैं हिंदी में। तो करेंटली वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे उन्हें इतना डिफरेंट नॉलेज मिल रहा है, वो सभी चीज़ ग्रास्प कर रहा है और वो दिखा भी रहा है। जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में जाएंगे आप देखेंगे वीडियोस जहाँ एक वीडियो में है वो 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में राइम्स बोल रहा है, हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश। ये एक 2 ईयर ओल्ड के लिए काइंड ऑफ इम्पॉसिबल लगता है कि ये कैसे ये कर पा रहा है। पर अभी जब भी मैं सोचूं कि वो इतना एक्सपोज्ड है डिफरेंट वेराइटी ऑफ पीपल से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से, कि उनके लिए बहुत ईजी हो गया। और वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, वो तो नेचुरली ये सब सीख रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आप सभी, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज के लिए दिस इज अ एडवांटेज, क्योंकि दादा दादी है, मामा जो काका काकी है, सब लोग हैं घर पे, सब उनसे कॉन्वर्जेशन करते हैं तो वो सभी से कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं। तो हमेशा आप कभी भी एक बच्चे से बात करो, हमेशा एक एटीट्यूड रखो कि आप जो भी बात कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज आप उसको इम्पार्ट कर रहे हो। जैसे बुक रीडिंग मैं बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ फॉर ऑल द किड्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स प्लस जो भी है। बुक्स रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी बुक जो उन्हें पसंद है, जैसे कोई म्यूजिकल बुक्स है या उनके कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो उन्हें पसंद है, आप वो बुक्स उनसे रीड कर सकती है। आप जैसे उनसे बुक्स रीड करेंगे आप देखेंगे वो इमीडिएटली उनके नेचर में एक कामनेस आ जाएंगी। जैसे बुक रीडिंग मैं सजेस्ट करती हूँ ऐसे टाइम पे रात को
सोने के पहले अगर आप बुक रीडिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, आप एक ग्रेजुअल चेंज देखेंगे उनके नेचर में कि वो एकदम ही काम हो जाते हैं और वो अच्छे तरीके से रात को सो पाते हैं वो वजह से। और इवन जो बेसिक है एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं वो है ब्रशिंग। ब्रशिंग हम कभी भी उसके हाथ में ब्रश दे के नहीं बोलते कि ओके नाउ इट इज़ ब्रशिंग टाइम। हम हमेशा उसके साथ वो चीज़ें करते हैं, हम उसके बोलते हैं कि चलो हम साथ में ब्रश करेंगे, हम साथ में ये बेडशीट है वो फोल्ड करेंगे। तो वो ग्रेजुअली ये सब समझ गया है। और आप जैसे मेरे वीडियो में देखेंगे एक अभी वो ऐसे इंडिपेंडेंट होने लगे हैं कि वो बाथरूम में जाएंगे, खुद से अपना बकेट निकालेंगे, टैप चालू करेंगे, सोप निकालेंगे और बोलेंगे मम्मा आई एम रेडी, मैं बात के लिए रेडी हूँ। तो ये चीज़ अचीव करना एट दैट एज इज़ नॉट सिंपल, ये इतना सिंपल नहीं है कि वो ये सब समझ पाए, पर ये रेगुलरली रूटीन हो रहा है तो वो उन्हें मालूम है कि ये एक रूटीन में फ्लो हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी ऐसे करूँ। आप एक वीक करेंगे रूटीन एक फॉलो, आपका बच्चा नेक्स्ट वीक में आपको दिखाएगा कि वो कैसे ये रूटीन फॉलो कर रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक सिंपल हैक है जो ऑल पेरेंट्स, आई सजेस्ट जो भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं, न्यू मे बी टू बी मॉम्स है, एक रूटीन आप बचपन से सेट करें उनके लिए। मॉर्निंग उठ के प्रॉबेबली अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो आप एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने दादा दादी के पास जाके उन्हें नमस्ते बोले। अगर आपके घर में मंदिर है तो आप उनको एनकरेज कर सकते हैं कि मंदिर में जाके भगवान को सिर्फ बताए कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ। बस इतनी चीज़ें भी आप उनको सिखा दो। अपना एंड मोटिव है, हमें एक गुड ह्यूमन बीइंग चाहिए। वी वॉन्ट टू ब्रिंग अप अ गुड ह्यूमन बीइंग। स्टडीज, एजुकेशन, वो क्या अचीव करेंगे ये उनके ऊपर छोड़ दो, उनके लिए बहुत बहुत टाइम है ये सब डिसाइड करने के लिए। एज अ पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम एक गुड ह्यूमन बीइंग पैदा कर सके, एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग पैदा कर सके। तो हाँ, ये सब आई थिंक मैंने काफ़ी सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं रिगार्डिंग पेरेंटिंग। और अभी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप लिख सकते हैं और मैं वो क्वेश्चंस थोड़े आ चुके हैं वो क्वेश्चंस एड्रेस करती हूँ। तब तक आपके और भी कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग पेरेंटिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन, आप हम मुझे वो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है अगर न्यू बॉर्न ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहे तो क्या करना चाहिए। तो एक न्यू बॉर्न ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहता है, ये किसने डिसाइड किया है। अगर वो फीडिंग नहीं कर रहा है, प्रॉबेबली उसके पीछे कोई रीज़न है, प्रॉबेबली वो लैच नहीं कर पा रहा है, शायद आपका ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए इनफ नहीं है या वो कंफर्टेबल नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग से। तो मैं एक सजेशन दूंगी, आप अपना मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू अ ब्रेस्ट पंप, और आप मे बी वाटी चम्मच से या बॉटल से एक बार ट्राई करें। समटाइम्स क्या होता है, जो अपना मिल्क फ्लो इतना फास्ट नहीं होता है तो बच्चा थक जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे और वो अवॉइड करता है और थक के वो सो जाता है। उसके लिए हमको लगता है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है, पर प्रॉबेबली वो कर नहीं पा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप प्रॉबेबली इधर टॉप फीड या अपना ब्रेस्ट मिल्क से ट्राई करें एक बॉटल में कि वो लेना चाहता है कि नहीं। और फिर अगर कुछ इश्यूज है आप डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज दे सकती हूँ, बट आई एम श्योर पीडियाट्रिशियन या कोई गायना की आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा। पर अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बताती हूँ कि काफ़ी टाइम मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि आरिफ ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे सो जाता था क्योंकि वो समटाइम्स बच्चे थक जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट करिए। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग में चीज़ें जो मैं बोलूँगी अवॉइड करो वो है राजमा, छोले, जो चीज़ आपको गैसी बना सकती है, जो चीज़ आपको नहीं सूट हो रही है। और वो भी मैं नहीं बोलूँगी कि आप सभी चीज़ अवॉइड करो, आप हर एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। जैसे राजमा मैंने ट्राई किया था, मुझे ही नहीं सूट हुआ और मेरे बच्चे को भी नहीं सूट हुआ। तो आप एटलीस्ट 40 डेज के लिए जितना हो सके आप सिंपल खाना खाइए। जैसे सब्जी मैं बोलूँगी तो परवल है, दूधी है, तुरिया है, ये सब
चीज़ें बहुत ही सिंपल है अपने स्टमक के लिए और सिमिलरली बच्चे के लिए भी, क्योंकि आप एक चीज़ माइंड में रखिए, आप जो खा रहे हैं वही चीज़ आपके बच्चे को मिल रहा है, और वही चीज़ अगर आप गुड फूड खाएंगे तो वो भी अच्छे से सो पाएंगे, उनकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप भाजीज खा सकते हैं, जैसे मेथी की भाजी है, वो सब चीज़ें आप खा सकते हैं। अवॉइड करने के लिए छोले राजमा, वो दो चीज़ है जो अवॉइड कर सकते हैं। और स्पाइसी खाना से काफ़ी टाइम बच्चे लोग को कॉलिक और एसिडिक हो जाता है बच्चे बिकॉज ऑफ स्पाइसी फूड, सो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। Postpartum depression, is it true? Yes, postpartum depression is definitely very very true. काफ़ी मदर्स जानती भी नहीं है कि वो postpartum depression से गुजर रही है। और postpartum depression अवॉइड करने के लिए मैं एक सिंपल सोल्यूशन दूंगी जो मेरे लिए वर्क किया था। ऑलवेज अपने साथ ऐसी 2 या 3 मदर्स रखें जो आपके साथ नेक टू नेक अराउंड सेम स्टेज में है। वो आपको हेल्प करेगा जब आप कोई प्री नेटल या पोस्ट नेटल क्लासेस, प्री नेटल क्लासेस अगर करते हो, वहाँ पे आपके कुछ दोस्त बन जाएंगे जो आपको मालूम है वो आपके आगे या पीछे ही अपने डिलीवरी में है। तो आप हमेशा ऐसे थोड़े फ्रेंड्स रखें जिसके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स या इश्यूज शेयर कर पाएंगे। जब भी आप वो इश्यूज शेयर करेंगे आपको रियलाइज हो गया कि आप अकेले नहीं है जो ये सब फेस करे, ये सभी मदर्स फेस करती है। तो आपको वो इतना एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, ये सिर्फ मैं अकेले में नहीं हूँ जो ये सब सफ़र कर रही हूँ। ऐसी कितनी मदर्स है जो रात को सो नहीं पाती और वो सोचती है कि मैंने ये क्यों किया, मैं तो रात को सो भी नहीं पाती हूँ। पर जब भी आप दूसरे मदर से बात करेंगी वो भी बताएंगे कि हाँ, ये एक ऐसा फेज था जब भी मैं भी नहीं सो पाती थी, पर 1-2 महीने के बाद सब ठीक हो गया, बच्चा भी सेटल हो गया। तो आपको एटलीस्ट वो अवेयरनेस होगी कि ठीक है, ये शायद 1-2 मंथ्स ऐसा है फेज, पर फिर सब ठीक हो जाएगा। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज डेफिनेटली देयर, और वी ऑल हैव टू फाइट इट एंड कम बैक एज वी आर। Next question is, what is your Instagram handle? It's biological mom. I will just put it down in the comment. पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फाइट करने के लिए एक हस्बैंड कैसे हेल्प कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव गॉट। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फाइट करने के लिए आई थिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एक हस्बैंड कंट्रीब्यूट कर सकता है वो है बी सपोर्टिव। क्या होता है, काफ़ी टाइम जब मदर्स डिलीवरी के बाद घर आती है उनको इतना प्रेशर होता है, सभी फैमिली मेम्बर्स ऐसे, मदर इन लॉ हो या कोई सिस्टर इन लॉ हो घर पे, या उनकी खुद की मदर, वो सब उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसे क्यों नहीं कर रही हो, आप क्यों फीड नहीं कर रहे हो, आप क्यों पूरे टाइम सोते रहते हो, आप क्यों ये खा रहे हो। एंड इट इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर अ न्यू मॉम टू टेक ऑल दोज थिंग्स। ये सभी सिंपल नहीं है एक मदर को जब भी इतना सारा इन्फॉर्मेशन या इतना सारा गाइडेंस कॉन्स्टेंटली मिल रहा हो, शी कैन नॉट टेक इट। सो एक हस्बैंड हमेशा बोल सकता है कि अगर किसी को ऐसा कुछ लग रहा है कि माई वाइफ ये नहीं खा रही है या वो नहीं खा रही है, तो आप मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूँगा। ये इतना सा सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और ओके, टिल द टाइम मीट आरिफ। हाय, से हाय आरिफ। हाय एवरीवन। Yes, Papa will give you, okay? Say hi everyone. Hi everyone. What are you doing? Who is smiling? Okay, so ये है आरिफ जो ये महीने 2 साल का होने वाला है। और आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल। मुझे कोई ज्ञान नहीं देना है, मैं जितना हो सके मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी फॉर एवरी वन जिन्हें मैंने कुछ ये क्वेश्चंस आंसर्स जो आंसर किए हैं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस पे है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप अपने पीडियाट्रिशियन से डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं, अपने गायनेक से कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर यू टेक इट इनटू प्रैक्टिस। और एक क्वेश्चन आया है, हाय, एज माई चाइल्ड इज़ 1 year, ही वेक
wakes too much at night. He only takes breastfeeding, but I want to stop it, and he didn't take milk bottle. So what can I do? Okay, ये एक बहुत ही important issue है जो मेरी खुद की सिस्टर ने भी ये फेस किया था. मैं सजेस्ट करूँगी वन थिंग कि आप जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, नेवर लेट योर चाइल्ड स्लीप directly after breastfeeding. It's a complete no. Your child is attaching to that entire notion कि breastfeeding करके सो जाना है. No, breastfeeding करके at least keep them awake for 10 minutes. Then आप उन्हें पैट करके या लैप पे ही रॉक करके आप उन्हें सुला सकते हैं. ये प्रैक्टिस थी जो मैंने फॉलो की थी सिंस डे 1. मैं कभी भी आरिफ को ब्रेस्ट फीडिंग पे सोने नहीं दिया है. ही हैज़ टू फीड एंड बी अवेक फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स. देन टैप करके या लैब पे ही रॉक करके मैं उसको सुलाती थी. तो जब भी मैंने उनको वीन ऑफ किया, उन्हें ही वॉज नेवर अटैच कि मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए ही सोने के लिए. अंडरस्टैंडिंग? सो यू कैन अवॉइड दैट, अवॉइड इट. I think right now, as of now, what you can do is, instead of being in the same room, what you can do is you can keep a glass of water in your room. जब भी आप वो रात को अगर उठे, आप instead of breast milk आप उन्हें water offer कर सकते हो in a sippy cup or something like that. और try कीजिए कि आप रूम में ना रहे, क्योंकि lot of times kids वो समझ सकते हैं कि मदर है तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही है रूम में. तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपका फैमिली सपोर्टिव है तो आप रूम से स्टेप आउट कर दीजिए रात को. एंड मे बी 1 or 2 nights आपको डिफिकल्ट होगा वेयर द किड इज क्राइंग, बट इट्स ओके, इट्स अ फेज, इट्स अ न्यू चेंज. बट इवेंचुअली वो ये सीख जाएंगे कि अच्छा रात को मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, मेरे को मिल्क नहीं मिलेगा, मेरे को वाटर पी के ही सोना है. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ओके, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा टॉप फॉर्मूला कौन सा बेस्ट है? बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स है, सभी चाइल्ड को डिफरेंट ब्रांड सूट होंगे. जैसे है नैनप्रो, एम्फामिल, ये सभी ब्रांड्स इंडियन जो है वो सभी अच्छे हैं. इवन यूएसए काफ़ी लोग मंगवाते हैं. पर आप अपने बच्चे के लिए आप नैनप्रो से स्टार्ट कर सकते हैं. तो सी अगर उनको सूट होता है तो नैनप्रो इज़ रियली गुड ब्रांड. बच्चे को कितने दिन तक फीडिंग करनी चाहिए? जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आपको कितने टाइम तक फीडिंग करना है. देयर आर मदर्स जो 3 months, 6 months, 9 months, 1 year या 2 years तक भी करते हैं. आपके लिए जो कंफर्टेबल है, बट आई वुड सजेस्ट मिनिमम 6 months. 6 months इज अ गुड टाइम टू स्टॉप, और 6 months to 1 year इज अ परफेक्ट टाइम टू प्रॉब्ली स्टार्ट और स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग. क्योंकि आई फील आफ्टर 1 year ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही becomes like a passive, like child starts soothing themselves. They are not actually getting anything from the feed. They are simply trying to pacify themselves in night. और ये काफ़ी मदर्स की कंप्लेन है कि बच्चा रात को उठता है, प्रॉबेबली 1 minute ही फीड करता है और वापस सो जाता है. तो वो फीडिंग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसिफाई कर रहा है अपने आप को. तो आप वो अवॉइड कर सकते हो. वो चीज़ से निकलने के लिए आप पैसिफायर भी टेम्परेरीली यूज़ कर सकते हैं फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड. और क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज है टू गेट देम आउट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. सो आप पैसिफायर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और देन टेक देम ऑफ द पैसिफायर्स ऑल्सो. सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग आप देख सकते हैं. जैसे आई वुड सजेस्ट हर एक मदर को एक्सप्रेस करके देखना चाहिए कि वो कितना ml प्रोड्यूस कर पाते हैं. उसके साथ आप टॉप फीड, लाइक 1 फीड आप टॉप फीड देके देख सकते हैं कि वो कितना क्वांटिटी ले सकता है, और आपका क्या आप उतना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं. और अदर थिंग इज आप गैप देख सकते हैं कि सपोज कि आपने 1 बजे ब्रेस्ट फीड किया है, तो कितने टाइम तक baby can stay hungry after that. Say 1 o'clock को feed किया और next feed comes at 3:34. I think it is sufficient. 2.5 hours to 3 hour gap is perfect. Then you are breastfeeding properly. Then you have enough. You have breastfed properly. So 3 hour window is what you need to target.
बेबी रात को दूध पीने के लिए उठता नहीं। कैन यू बी मोर स्पेसिफिक बेबी की एज के बारे में कुछ अगर आप मुझे बता सको? बेबी रात को, राजश्री आपका क्वेश्चन है, बेबी रात को दूध पीने के लिए उठता नहीं, क्या आप मुझे एज बता सकते हैं? अगर बेबी वन, अच्छा बिकॉज मेरे को एज नहीं मालूम है, मैं एक जनरल आंसर दूंगी। अगर बेबी 1 ईयर के एज के अंदर है तो इट्स ओके अगर बेबी 5 or 6 आवर्स तक सो सके, तो दैट मीन्स बेबी इज फाइन। इनिशियली 3 to 4 मंथ्स में आपको थोड़ा केयरफुल है रहना है कि आप एवरी 3 आवर्स, अगर बेबी नहीं भी उठे तो 3 to 4 आवर्स में आप उठ के उसे फीड कर सकते हो। बट 3 मंथ्स के बाद अगर बेबी 6 आवर्स या 7 आवर्स स्ट्रेट से होके मॉर्निंग उठता है, इट इज एब्सोल्युटली ओके, देयर इज नो नीड टू वरी, योर बेबी इज प्रॉब्ली सेटिस्फाइड, उसके लिए वो नहीं उठता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज सजेस्ट एंगर कंट्रोल फॉर मदर। एंगर कंट्रोल इज नॉट ईजी, इट इज नॉट समथिंग जो comes naturally. Lot of mothers are very patient, so they naturally don't get upset or don't get angry. पर काफ़ी ऐसी mothers है, क्योंकि वो पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस वजह से एंग्री हो। आप बच्चे पे कोई दूसरी चीज़ के वजह से ज़्यादा एंगर निकाल रहे हो, या एक्चुअली आपका बेबी आपको ज़्यादा बॉदर कर रहा है, उसके लिए आप। तो वन थिंग जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कभी भी मुझे अगर एकदम गुस्सा आ जाता है तो मैं फर्स्ट अपने आप को अपना माइंड डाइवर्ट करने की ट्राई करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फीडिंग के टाइम पे माई बेबी इज़ वेरी फसी, आई वुड सजेस्ट माई हस्बैंड के आज मैं नहीं फीडिंग करूँगी, आप आज फीड कर दो, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं फीडिंग करने गई प्रॉबेबली आई विल गेट एंग्री एट माई सन एंड आई विल शाउट एट हिम, तो आई विल अवॉइड दैट, आई विल डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। सेकेंड थिंग, if your son is bothering you or child is bothering you, तो आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट कीजिए, ताकि जो वो आपको डिस्ट्रैक्ट या परेशान कर रहा है वो चीज़ से हट जाए और आपका भी एंगर कूल डाउन हो जाए। तो एंगर कंट्रोल इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ वेरी इजी thing to do. So I would suggest a husband support or a family support is something that you require to fight it out. ओके राजेश्री, आई थिंक आई हैव आंसर्ड। 5.5 मंथ का है, इट इज एब्सोल्युटली ओके अगर रात को नहीं उठता है, एज फार एज इफ द बेबी इज स्लीपिंग फाइन एंड वेक्स अप एंड हैज द फीड, इट इज ओके, डोंट नीड टू वरी। मेरी बेबी 1 ईयर की है पर वो काफ़ी पतली है। अगेन दैट इज नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। अगर आपका बेबी एक्टिव है, उनकी माइलस्टोन्स या डेवलपमेंट ऑन पॉइंट है, नो नीड टू वरी, बिकॉज काफ़ी बच्चों के बॉडी टाइप भी डिफरेंट होते हैं। काफ़ी बच्चे एकदम हेल्दी और ज़्यादा खाते हैं पर वो हमेशा लीन रहते हैं, इट्स ओके, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एज फार एज द माइलस्टोन्स आर अचीव्ड, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द वेट। Any more questions? I think another 2 minutes and then we wrap up. एंड आई एम श्योर आफ्टर दिस ऑल्सो जिनको भी कनेक्ट करना है, आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट और टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। एंड आई एम श्योर आप अगर एक बार मेरे को फॉलो करेंगे, आपको काफ़ी वीडियोस से भी आपको पता चलेगा मैं कैसे डिफरेंट थिंग्स सिखा रही हूँ मेरे बच्चे को और कैसे उसका ग्रास्पिंग है। सो दैट ऑल्सो विल बी हेल्पफुल, सो डेफिनेटली फॉलो मी। Okay, skincare hacks for new moms. Self-care, this is a very important thing. Self-care for new moms. काफ़ी टाइम mothers, especially new moms, वो इतनी overwhelmed हो जाती है with the entire thing of delivering a baby and feeding and this and that, वो अपना self-care completely भूल जाती है।
आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल. मैं भी कम्प्लीटली भूल चुकी थी ये सब चीज़. फॉर द फर्स्ट 3 months मुझे मालूम नहीं था दिन कब है रात कब है. आई वॉज लाइक दैट. बट इट्स ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन गेट बैक टू दैट. वन थिंग इज फॉर स्किन एंड योर हेयर, मल्टीविटामिन्स जो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे ले रहे थे वो आप कंटिन्यू करना है फॉर अनदर ईयर. Especially if you are feeding for a year, you will continue all the multivitamins because while breastfeeding आप अपने ये सभी nutrients lose करते हैं अपने body में से. तो ये multivitamins बहुत ही important है to replenish, and you need those cells to get your hair and skin in place. Skin care routine में जो cleansing, toning, moisturizing, this is very important, very important. Don't miss out on these steps. It takes just 5 minutes. रात को cleansing, toning, moisturizing is a must. Okay, how to make child obedient, especially 8 years. Again, ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है बिकॉज मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है. व्हेन यू से ओबीडियंट, एक चाइल्ड, हर एक चाइल्ड का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, हर चाइल्ड का डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, और हर चाइल्ड को आप कैसे एड्रेस करते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हैं, वो भी डिफरेंट होता है. सो आई वुड रादर से आपको एक उनको ओबीडियंट नहीं बनाना है. एज अ फैमिली आपको उनके साथ ओबीडियंट बनना है, आपको उन्हें दिखाना है व्हाट इज बीइंग ओबीडियंट. तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि माई सन इज फुल टाइम. ओके, नाउ दैट आई हैव गॉट दिस टॉपिक आई विल टेल यू. स्क्रीन टाइम, काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा फुल टाइम स्क्रीन पे रहता है, और तभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही रहता है कि आपका बच्चा फुल टाइम स्क्रीन पे है, और व्हाट अबाउट यू? क्या आप उनके सामने या आप जब भी उनके साथ रहते हैं, क्या आप अपने मोबाइल पे रहते हैं, क्या आप उनके सामने टीवी देखते हैं? इफ़ यू आर डूइंग इट, आपका बेबी आपको इमिटेट कर रहा है. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट for your child to not see mobile, laptop or screen when you yourself cannot be without it? So see, this is very important कि how to, I'll say very proudly, Arif is on 0 screen time. There are times, ये लॉकडाउन में हम लोग हमेशा सुनते हैं Netflix and chill. Me and my husband don't know what is Netflix and chill, क्योंकि हम लोग ने we don't get time, हम लोग नहीं देख पाते Netflix and all that, because by the time full day हम उनके साथ होते हैं तभी हम कभी उनके सामने मोबाइल और वो सब नहीं देख पाते हैं, और हम अवॉइड करते हैं. तो उसके वजह से he is also not interested, उनको मालूम ही नहीं है ये स्क्रीन टाइम क्या है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. जो आप करोगे आपका बेबी वो फॉलो करेगा, वो आपको इमिटेट करेगा. इफ किसी मदर्स को प्रॉब्लम रहता है, वो बोलते हैं द किड इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, but for that you will have to read book. If a child doesn't like fruit, for that you will have to eat fruit in front of your child. Just keep this one point in mind, a child is always going to imitate you. Okay, so we are wrapping up this session. Hope this was helpful. Any more questions, you can definitely DM me. My ID Instagram handle is biological mom. I'll put down in the comment for the last time for anyone to follow. Hope to see you there. Bye.